इसके 3 हिस्से हैं। ये नोट करने के लिए नहीं बता रही, क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। आज के बाद ये मत कहना कुछ भी छूटा हुआ है, हमने बात के लिए कुछ भी छोड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स तक में सबके टेस्ट हम कर चुके हैं। दूसरा आता है फिजिकल एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री या फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वो हम कर चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू उसमें क्या था। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन आप लोगों ने 3 करी है। एक करी है क्लास 12th में कंडक्टोमेट्रिक, और दूसरी टाइट्रेशन कौन सी करी है, रिडॉक्स, क्लास 11th में। और तीसरी जो मैंने रिवीजन के दौरान अपने एक माइनर टेस्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम के दौरान कराई थी, एसिडिक एसिड बेस, जिसमें मैंने फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर्स का वो पीएच पे +-1 का होना, उसके कर्व्स, वो सारा करवाया था। ये मेरे माइनर टेस्ट से पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम के रिवीजन में हुआ था। इफ समबडी ऑफ यू इज मिसिंग फ्रॉम दिस एरिया, तो आपका ये पूरा टॉपिक उड़ जाना है। आप सारा कुछ कराइए और आप ये नहीं करते हैं और क्वेश्चन इसी से आ गया, तो उसको रिडॉक्स में नहीं डाला जाता, उसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डाला जाता है। ठीक है, तीसरा पार्ट जो था वो मैं आज ले रही हूँ, जो हमेशा एंड में, जनवरी में या दिसंबर एंड में ही लेते हैं हम लोग हर जगह, इनऑर्गेनिक का। अब इनऑर्गेनिक का जो है आपके पास पार्ट, उसके टॉपिक को बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के 2 हिस्से हैं, जिसमें से आज मैं एक हिस्सा कराऊंगी। कराने को मैं दूसरा हिस्सा भी करा सकती थी, सिर्फ क्रैमिंग वाला है, लेकिन आप लोगों को वो याद नहीं होता, वो खाना पूर्ति होती। आज मैं एक हिस्सा कराऊंगी, अगला हिस्सा अगले हफ्ते कराऊंगी। 2 टुकड़ों में बांटा ताकि आप याद कर सकें, रट सकें। आज हम लास्ट बचे हुए पार्ट को कर रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ये आपका वाइवा भी है, ये आपको लैब में भी कराते हैं। दिस कंप्लीट इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। नीट में इसके करीबन 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं, करीबन 1 फ्रॉम ईच, राइट। तीनों से एक एक तो मस्ट है, 3 के 4 भी हो सकते हैं। क्यों 4 हो सकते हैं कि कोई रिडॉक्स को इसी में इन्वॉल्व कर ले, कोई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देने हैं, तो एक दे दिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से, एक दे दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो कोई इसको इलेक्ट्रो भी गिन सकता है, बट हम इसको अब प्रैक्टिकल गिनेंगे। हमारा आज का टॉपिक अब से शुरू होता है, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। सामने बैठे हुए बच्चों को कह दूं, लिख लोगे तो मजा आ जाएगा, रट के अभी चले जाओगे। कुछ नहीं बताना है इसमें, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे बताना है वैसे रटना है, वैसे प्रोड्यूस करना है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आपको वैसे वैसे ही सुनना है, याद करना है और वैसे ही प्रोड्यूस करना है। सो सॉल्ट होता क्या है, पहले दोबारा सोचते हैं। एसिड और बेस जब मिलता है तो बनता है सॉल्ट, राइट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लिया हमने। सॉल्ट में 2 हिस्से होते हैं, कैटायंस और एनायंस। एक सॉल्ट में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, वेराइटी, टाइप ऑफ कैटायन एनायन। यानी अगर मैं किसी सॉल्ट का एनालिसिस कर रही हूँ, उसका सिंपल मतलब क्या होता है, मैं एनालाइज कर रही हूँ इसमें क्या है, इसमें कौन सा कैटायन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, लेड है, या इसमें कौन सा एनायन है, जैसे कि सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है। तो कैटायन और एनायन को एनालाइज करना इज एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस। यानी आपको सफेद रंग का चूरन अगर पकड़ा दिया ना लैब में, आप उसको चूरन नहीं मानोगे, आप उसको सॉल्ट मानोगे, एनालाइज करोगे कि उसके अंदर कौन सा कैटायन था, कौन सा एनायन था, और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो मीन्स सॉल्ट एनालिसिस में एक्चुअली मुझे क्या करना है, सॉल्ट एनालिसिस में मेरे को करना है डिटेक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम मिक्सचर। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब डिटेक्शन ऑफ कैटायन एनायन, और क्योंकि अभी मैंने आपको यही बताया कैटायन एनायन क्या होते हैं, उसको पकड़ते हैं। देखिएगा, Na पॉजिटिव सॉल्ट में कहां से आ रहा है, बेस से, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, बेसिक रेडिकल। इसी तरह से यहां पर आप देखिए Cl नेगेटिव को मैं बोल रही हूं एसिडिक रेडिकल। सो नाउ एनायंस आर एनालाइज्ड फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन, अभी इतनी देर से तो मैं सॉल्ट एनालिसिस का माहौल बना रही थी, अब मेरा प्रॉपर सॉल्ट एनालिसिस, कैटायन एनायन रेडिकल्स, जो भी आप शब्द को याद कर सके करिए और समझिए कैसे प्रोसीड करते हैं। लैब में मेरे को दिया किसी ने वाइट कलर का पाउडर और कहा जी करो इसका एनालिसिस, तो मैं बेसिक रेडिकल्स पहले चेक करूंगी कि मैं एसिड रेडिकल्स पहले चेक करूंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं हमेशा एनायंस को पहले चेक करूंगी। अब एनायंस को पहले क्यों चेक कर रहे हैं, आई होप अब हम सब लोग ये जानते हैं कि हम एनायंस को एसिडिक रेडिकल्स भी बोल सकते हैं,
राइट तो इस पे मत टेंशन लीजिएगा, आपने एसिडिक रेडिकल बोल के फिर एनायन क्यों बोल दिया। सो एनायंस आर एनालाइज्ड फर्स्ट। व्हाई? क्यों एनायंस हम पहले एनालाइज करने के चक्कर में या लैब में? क्योंकि कुछ एनायंस, नॉट ऑल, some anions can interfere with the tests of cation। कुछ आपके एसिडिक रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हो। तो मुझे पहले पता होना चाहिए कौन सा एनायन मौजूद है। मेरे पास लिस्ट पड़ी होगी लैब मैनुअल में, ये 5 एनायन हैं या 7 एनायन जो इंटरफेयरिंग है, अगर तुम्हारे सॉल्ट में ये हैं तो तुम ये वाले टेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम्हें स्पेशल टेस्ट पे जाना पड़ेगा। सो आई शुड नो कि मेरे को जो सफ़ेद रंग का चूर्ण दे दिया गया है, क्या उसके अंदर कोई इंटरफेयरिंग एनायन भी है, इंटरफेयरिंग रेडिकल है। इसीलिए हमेशा पहले एनायन को चूज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है। तो इंटरफेयर करते हैं, तो इसीलिए मेरे को अब पता होना चाहिए इंटरफेयरिंग एनायन कौन से। इन सब के टेस्ट मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरफेयरिंग एनायंस कौन से, इसके टेस्ट में कौन सा एनायन इंटरफेयर कर सकता है। तो इंटरफेयरिंग एनायंस की लिस्ट में आपके पास आ गए ये, एक एक करके हम याद करेंगे। फॉस्फेट, बोरेट, दिख ही रहा होगा ये फास्फोरस के परिवार का है, आर्सेनेट, इसके नीचे ऑक्जेलेट, देन फ्लोराइड, देन सिलिकेट। सिलिकेट का फॉर्मूला खुद सोच के लिख लीजिएगा, कुछ तो याद होगा हमको इससे, राइट। सिलिकेट्स बहुत पढ़े हैं हमने जब हम पी ब्लॉक कर रहे थे। तो सिलेबस में एनायन कौन कौन से जो मुझे पढ़ने हैं, नीट और जेई मेंस में क्या क्या एनायन के टेस्ट मेरे पास होने चाहिए। और अगर मेरे से पढ़ाने में कोई मिस हुआ, आपसे याद करने में कोई मिस हुआ, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। दिस इज जस्ट लिस्ट, नोट करें ना करें इट्स ओके, आगे एक एक करके यही आ रहे हैं। तो जस्ट चेक, कार्बोनेट, सल्फाइड, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, नाइट्राइट की नाइट्रेट, इसको लिखने के चक्कर में बाकी सारे लिखे हैं मैंने। कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, क्लोराइड, ऑब्वियसली ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और सल्फेट। मेरा सिलेबस मुझे ये अलाउ करता है, इतने एनायंस का टेस्ट मेरे को चाहिए, प्रीलिम भी चाहिए, कंफर्मेटरी भी चाहिए, सब चाहिए। दिस इज माय सिलेबस ऑफ एनायंस। जस्ट क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, इसीलिए मैं कैटायंस भी दिखा दूं मेरे सिलेबस में कितने, कि अगली क्लास में भी जो 1 घंटा लगभग लगेगा, मुझको 1 घंटे से कम ही लगेगा, बट ये कैटायंस के कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे को, प्रीलिम टेस्ट हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे रेडिकल्स हैं, सारे आयंस हैं। आयरन, तो अब आप देखिए आयरन कौन सा है मेरे सिलेबस में, +3 वाला है, +2 वाला नहीं है। निकल, जिंक, कैल्शियम 2+, बेरियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और अमोनियम कैटायन। तो मेरे कैटायंस का सिलेबस ये है और एनायंस का सिलेबस पिछली स्लाइड पे हो गया। तो अब मैं अपना रेडिकल को कंफर्म करने के लिए प्रोसेस शुरू करती हूँ, यानी माय जॉब इज नाउ एनायन को क्लासिफाई करना शुरू करो। और एनायन क्या कहलाते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। तो जहां जहां मेरे पास एनायन है, आपकी अपनी नोट्स कॉपी में वहां वहां एसिडिक रेडिकल वर्ड आना चाहिए, अदरवाइज आपकी आदत नहीं पड़ेगी। तो एसिड रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने से पहले, लैब में जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कि ऐसे जाके घुसी और मैंने केमिकल उठाया और 2 मिलाए, रंग दिया और टेस्ट आ गया, नहीं। आई हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन, अ प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहले तो जो आपका ड्राई सॉल्ट है, बिल्कुल ड्राई, जो आपको पेपर पे दिया, थोड़ा सा आप उठाते हैं, उसको एक एसिड में डालते हैं, राइट। ड्राई सॉल्ट को मैंने वाटर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इट इज ड्राई सॉल्ट। इस ड्राई सॉल्ट को जब आप वो एसिड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हो, तो 2 चीजें होती हैं, या तो कोई फ्यूम्स मेरे को दिखे या ना दिखे, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनता है, कुछ ना कुछ तो फ्यूम्स आती हैं, या वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनता। 2 पॉसिबिलिटी है। अब आपके सिलेबस में कम है रेडिकल, वैसे तो लाइन से हैं लैब में, कि आप कहोगे 7-8 ही तो थे, उसके लिए भी क्यों किया। लाइन से रेडिकल्स हैं हमारे पास, एसिडिक रेडिकल्स। उन सबको पहले 2 क्लासेस में बांटा गया। एसिड के डालते ही अगर वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना तो उसको क्लास ए एनायन में रख दो, और एसिड के डालने के बाद कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना तो उसको क्लास बी की कैटेगरी में रख दो। तो देयर आर 2 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी। आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे लैब में जाके, आपको पता है कि आपको जो दिया गया है वो क्लास ए में है। कैसे पता है? क्योंकि आप याद करके जा रहे हो। क्लास ए में कौन कौन से हैं मैंने रेड कलर से लिख दिए, ये रहे, बट 1 बाय 1 समझते हैं।
क्लास ए यानी जो एसिड के साथ कोई फ्यूम्स, कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके भी 2 सब ग्रुप बने। मैं मौका दे दूंगी, छोड़ दो पेन एक बार, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा ना, समझ के छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके लिए पहले तो बना सब ग्रुप 1, मैंने उसको भी 2 टुकड़ों में बांटा। किस बेसिस पे बांट दिया भाई? वॉलेटाइल प्रोडक्ट तो दोनों में ही है। सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 में फर्क क्या है? ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट तो दे ही रहा है, बट कौन से एसिड? आपने देखा, मैंने क्रॉस क्वेश्चन के लिए इसलिए मना किया, आप मेरे को यहाँ एसिड के लिए पूछते, क्लास ही लंबी होती, मेरे को पहले वहां तक ले जाने के लिए आपको रोकना पड़ता। दैट इज वाई आई सेड नो क्रॉस क्वेश्चन, बिकॉज ये सब एज इट इज चलेगा। एसिड की चॉइस से सारा खेल खत्म हुआ है यहाँ पे, कि अगर आपने डाइल्यूट एसिड लिया, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो H2SO4 हो, तो उसको आप वॉलेटाइल प्रोडक्ट देने के लिए आपको डाइल्यूट एसिड से ही काम चल गया। ऐसे रेडिकल्स को सब ग्रुप 1 दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्राइट। ये समस्या लास्ट ईयर भी मैंने फेस की थी, इसीलिए मैं बार बार नाइट्राइट पूछने की कोशिश करूंगी। दिस इज नाइट्राइट। कुछ उसी में ऐसे थे जिनको वॉलेटाइल प्रोडक्ट देने के लिए डाइल्यूट से काम नहीं चला, उनको हमें क्या देना पड़ गया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बाद अगर वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना तो वो मैंने सब ग्रुप 2 बनाया, उसमें सारे हेलाइड्स और नाइट्रेट है। लेकिन वो भी एक कॉम्बिनेशन था जहां कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना ही नहीं, चाहे एसिड तुमने डाइल्यूट डाला, चाहे एसिड तुमने कॉन्सेंट्रेटेड डाला। उसको क्लास बी एनायन बोला। उसमें भी 2 अलग सब ग्रुप्स बने। एक सब ग्रुप बना अगर प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन दे रहे हैं ये, भाई ये वॉलेटाइल कंपाउंड तो दे ही नहीं रहे, चाहे मैं डाइल्यूट एसिड डालती, चाहे मैं कॉन्सेंट्रेटेड डालती, पर मैं इन एनायंस का क्या करूं? तो कुछ ऐसे एनायंस मिले जो प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन देते हैं, जिनके प्रेसिपिटेशन होते हैं कुछ डालने से। प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन वालों को क्लास बी किस बेसिस पे है? नो वॉलेटाइल प्रोडक्ट। देन व्हाट? दे गिव मी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उनको डाल दिया सब ग्रुप 1 में। और उसी का क्लास 2 क्या बनाया? सब ग्रुप 2 क्या बनाया मैंने? ऐसे जो प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन नहीं दे रहे बट रिडॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं। ये मेरे सिलेबस में नहीं है सॉल्ट एनालिसिस में, बट मुझे 2 एग्जाम्पल तो लिखने थे। ऑल्दो आप डी ब्लॉक में पढ़ के आए हुए हैं, MnO4 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। मैंगनेट आयंस और डाइक्रोमेट आयंस हमने पढ़े हैं। ये रेडिकल्स जो हैं, एनायनिक रेडिकल्स जो हैं, ये जाते हैं सब ग्रुप 2 में, जो कुछ रिडॉक्स चेंजेस दिखाते हैं। आपको पता है इनके कलर चेंजेस, हमने तब भी पढ़ा है कि येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैंगनेट, पर मैंगनेट अपने ग्रीन कलर, इन सब के लिए फेमस है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब करिए नोट, जिसके मारे होगा आपको याद। आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, जितने भी रेडिकल्स मौजूद हैं आपके पास, एसिडिक रेडिकल्स, उन सबको पहले इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। आप सबसे पहले लैब में जाते हैं, ड्राई सॉल्ट उठाते हैं, उसके अंदर पहले डाइल्यूट एसिड डालते हैं। वॉलेटाइल प्रोडक्ट बन गया तो आप किधर पहुंच जाओगे जी? क्लास ए में। वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना तो आप किधर पहुंच जाओगे जी? क्लास बी में। फिर आप उसके अंदर जो और रिएक्शंस दे रखे होंगे वो करके देखोगे कि या तो सल्फेट हो सकता है, या मैंगनेट हो सकता है, या डाइक्रोमेट हो सकता है। और वॉलेटाइल प्रोडक्ट बन गया, फिर क्या डाइल्यूट से बना? हाँ, डाइल्यूट से बना तो हम एकदम कंफर्म कर देंगे भाई इन्हीं 3 में से है। कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, बाकी सब रूल्ड आउट हो जाएंगे, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी डू सॉल्ट एनालिसिस। कि अगर डाइल्यूट से हो गया तो यहां से चलते चलते मैं सीधे यहां पहुंच गई, डाइल्यूट से नहीं हुआ तो यहां से चलते चलते मैं यहां पहुंची, दोनों से ही नहीं हुआ तो मैं इधर पहुंची। इस तरह से हम इस टेस्ट से पहले क्लासिफाई करते हैं, मेरे लिए आसान हो जाए, सारों का टेस्ट ना करना पड़े। सब ग्रुप 2 वैसे तो मुझे पता होना चाहिए, डायरेक्ट इस क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया। सिलेबस में मैंने बोला क्या नहीं है, इनके फर्दर टेस्ट्स नहीं, लेकिन क्लासिफिकेशन सारी है मेरे पास। आई के नोट से कि नहीं है, क्योंकि ये तो 12th के कहीं ना कहीं तो आपने पढ़े ही है, इसीलिए कह रही हूं। सिलेबस में जो मैंने लिखा है, मैंने वो जनरल क्लासिफिकेशन नहीं लिखी। आगे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं मेरे सिलेबस में। पहले मैं प्रीलिमिनरी टेस्ट पे आती हूँ, क्लास ए सब ग्रुप 1,
जिसमें आपको पता है 3 ही थे। अब वो 3 अगर आपको याद है, यहां मजा आएगा पढ़ने में। अगर याद नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। तो ये 3 आपको अगर याद हो गए, ड्राई सॉल्ट लीजिए, नो वाटर। अभी सब ग्रुप ए, सॉरी क्लास ए का सब ग्रुप 1, क्या मतलब था उसका? एसिड से, डाइल्यूट एसिड से ही कोई वॉलेटाइल चीज बन रही है, बस वो सीधे ऊपर वाली लाइन। यानी डाइल्यूट HCl डाला या H2SO4 इसके अंदर डाला, कुछ तो वॉलेटाइल बन रहा है, मुझे पता नहीं, अभी नहीं पता, बट समथिंग इज देयर, कुछ वॉलेटाइल पक्का बन रहा है। अगर कोशिश करने के बाद भी मेरे को उसमें लगा कि भाई अब मैं लैब में गई हूँ, तो लैब में ये वाला मैं शुरू कैसे करूँगी, मैं वो बता रही हूँ। मैं लैब में गई, मिक्सचर और एसिड लिया, ठीक है। मिक्सचर एसिड लेके मैंने सबसे पहले क्या डाला, डाइल्यूट HCl, यहां से मेरा लैब स्टार्ट होता है। वो तो क्लासिफिकेशन थी, कॉपी का काम। अगर मान लो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं मिला, मैं क्या बोलूंगी? सब ग्रुप 1 एब्सेंट है, ना सल्फाइड मौजूद है, ना कार्बोनेट मौजूद है, ना नाइट्राइट मौजूद है। बढ़िया, फिर मेरे 3 के टेस्ट मुझे दोबारा नहीं करने, मैं रूल्ड आउट करती जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उसमें कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क इफेवेंसेस दिखे, अब कुछ तो वॉलेटाइल बन रहा है, क्या बन रहा है अब उसके सवाल। तो अगर मुझे कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क इफेवेंसेस, जैसे अब ब्रिस्क इफेवेंसेस आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने देखा था, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की तरह ब्रिस्क इफेवेंसेस एकदम से आएंगे। ब्रिस्क मतलब बहुत तेज, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये इफेवेंसेस आए, किसके हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ये पक्का CO2 के होंगे। लेकिन तुम्हारे पक्का लगने से तो लैब नहीं मानेगा, मांगेगा प्रूफ। तो आप क्या करोगे? अभी तो प्रीलिम टेस्ट है, मैं अपनी कॉपी में लिख लूंगी, इट कैन बी कार्बोनेट आयन, इट कैन बी कार्बोनेट एनायन। क्यों? क्योंकि ब्रिस्क इफेवेंस जो आए वो मुझे पता है, मैंने पढ़ाई की हुई है भाई, वो जो है हमारे को किस उसमें मिल सकते हैं, मुझे ये आइडिया लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, वो पक्का कार्बोनेट और होगा, मैंने लिख लिया बैठ के, या कार्बोनेट का सॉल्ट होगा। मे भी इसलिए लिखा है बच्चों, प्रीलिम टेस्ट है, इट इज नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, मान लिया जी, अगर कुछ वॉलेटाइल नहीं आया तो पूरा सब ग्रुप गायब था, ब्रिस्क इफेवेंसेस आ गए तो कार्बोनेट पे तुम्हारा डाउट गया। और अगर रॉटन एग स्मेल आई, उससे क्या होता है? उसका एक ही मतलब होता है, दिखती तो है नहीं, कलरलेस गैसेस हैं, ये ऑर्डरलेस नहीं है ऑफ कोर्स, H2S गैस रिलीज हुई। अब रॉटन एग, आप कई बार सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, आपको नहीं, लैब छोड़ो, जिस फ्लोर पे लैब है ना, उस पूरे फ्लोर पे पता चल जाता है। इतनी खतरनाक स्मेल होती है इसकी कि लैब के बाहर के भी अगर आसपास 2 क्लासेस हैं तो उनको भी डोर बंद करने पड़ते हैं कि केमिस्ट्री लैब में H2S का काम हो रहा है। तो H2S गैस, रॉटन एग स्मेल, चांस पूरा क्या है? सल्फाइड रेडिकल था इसमें, या फिर ऊपर वाले दोनों काम नहीं हुए, और अगर आई ब्राउन कलर की गैस, तो ब्राउन कलर की, मेरे साथ साथ ही नोट करना बच्चों, ब्राउन कलर की गैस आई तो आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े हैं, राइट? पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, लाफिंग गैस, उनके ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, उनका डाइमराइजेशन, वहीं पर हमने कलर भी पढ़े थे, NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस। ये NO2 निकली होगी, अगर NO2 निकली है तो चांस पूरा है, कौन होगा? नाइट्राइट आयन। 3 ही थे सब ग्रुप ए में, तीनों का प्रीलिम दे दिया मैंने तुमको, राइट? चौथी बात तो मैंने ऊपर ये बोली कि कुछ नहीं है तो फिर पूरे ही एब्सेंट है। दिस इज हाउ नाउ आई डाउट, इन चारों में से जो होगा उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी। तो प्रीलिम टेस्ट सबको याद आ गया, हो गया। अब मैं बढ़ रही हूं एक एक करके कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो प्रीलिम टेस्ट मेरे पास आ गए, अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं। यहां तक होपफुली आपको थोड़ा बहुत, मेरा मुद्दा यहाँ ये नहीं कि समझ आया कि नहीं आया, समझने वाला कुछ है नहीं यहाँ, मेरा मुद्दा है याद हुए स्टेप्स। तो लैब में आप जाते ही पहला काम, जैसे ही आपको वो सॉल्ट दिया जाता है फिल्टर पेपर में, फर्स्ट स्टेप इज दिस ऑलवेज, डाइल्यूट से करके देखा, नहीं हुआ तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड से करना पड़ा, और किस में गए? सब ग्रुप बी में गए, राइट? तो ये मेरे पास क्लास ए, सॉरी सब ग्रुप 1 क्लास ए के बारे में ये बात हुई। अब मेरे को क्लास ए के ही सब ग्रुप 2 पे जाना पड़ेगा। चेक करें क्या था क्लास ए का सब ग्रुप 2, जस्ट टू रिवाइज। क्लास ए कौन सी थी भाई? वॉलेटाइल प्रोडक्ट आना चाहिए, उसमें अगर डाइल्यूट से आ गया तो सब ग्रुप 1, कॉन्सेंट्रेटेड से आया तो सब ग्रुप 2।
मेन तो मेरा सिलेबस यही कवर हो गया है जो जेई नीट का है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। तो अब मैं किसके प्रीलिम टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हूं? अगला ग्रुप सब ग्रुप बी क्लास ए का, सब ग्रुप 2 क्लास ए का। इस ग्रुप का रिएजेंट, अच्छा एक बड़ी कॉमन टर्म जो शुरू में नहीं मैं दे पाती हूँ, धीरे धीरे लेक्चर में बढ़ते बढ़ते वो कॉमन टर्म यूज करने लग जाऊंगी। जैसे कि इस ग्रुप का रिएजेंट कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सब ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन सा था? डाइल्यूट, चाहे वो HCl हो चाहे वो H2SO4। तो चलिए जी अब इस सब ग्रुप 2 को करते हैं क्लास ए के। ड्राई सॉल्ट लिया, कोई वाटर नहीं, कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड दोनों में से कोई भी, H2SO4 या HCl मैंने उठा के डाला। पहली चीज, अच्छा इसके कौन से मेंबर थे? हेलाइड्स और नाइट्रेट, एम आई राइट? यही थे। चलिए अगर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस आई, पंजेंट स्मेलिंग का मतलब इट्स नॉट बदबू, राइट? पंजेंट का मतलब है इरिटेट कर रही है, वो कुछ इरिटेशन हो रहा है, चाहे आईज में हो रहा है, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है, चाहे नॉस्ट्रल्स में हो रहा है, वो अक्सर HCl गैस होती है। HCl गैस पंजेंट स्मेल के लिए जानी जाती है, इट इरिटेट्स, ये बड़ी इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो कलरलेस पंजेंट स्मेल है, पक्का HCl होगा, ये मुझे लग रहा है, मैं कह रही हूँ HCl होगा। पक्का कैसे? पक्का करने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, ध्यान नहीं देना, एक बार लिख लेना साथ साथ, बट ये भी देखना। मैं क्या करूँगी, जिस टेस्ट ट्यूब से, ये टेस्ट ट्यूब है, इससे HCl गैस रिलीज हो रही है, मैं इसके सामने क्या करूँगी, एक ग्लास रॉड उठा के ले आऊँगी। ग्लास रॉड ली मैंने, इस ग्लास रॉड को एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की सॉल्यूशन रखी, उसमें डिप कर दिया अच्छे से, तो गीली कर दी मैंने ग्लास रॉड, और इस पे बहुत सारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस ग्लास रॉड को मैं इसके मुंह के ऊपर ले आई, यहाँ पे इस ग्लास रॉड को मैंने क्या किया, किस में डिप्ड है बच्चों? NH4OH। अब इस ग्लास रॉड को उठा के मैं इस फ्यूम्स के ऊपर ले आई, इसमें से मैं कह रही हूँ पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स निकल रही हैं, जो मुझे लग रहा है पक्का किसकी है, HCl की। तो मैं उसको कंफर्म करने के लिए ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH और नीचे से क्या निकल रहा है, HCl लेके आ गई। NH4OH और HCl जब जब कंबाइन करेंगे, वाइट डेंस फ्यूम धुआं जैसा जो होता है वो दिखता है, सफेद एकदम। तो जैसे ही NH4OH की ग्लास रॉड के ऊपर ये फ्यूम्स गई, ये है क्या बच्चों आपके लिए, ग्लास रॉड, इसके ऊपर वो फ्यूम्स टकराई, और वो फ्यूम्स जो मेरे को दिख नहीं रही थी, जो कि कलरलेस थी, वो फ्यूम्स डेंस वाइट फ्यूम बन गई। मेरा शक और ज्यादा मैच्योर हो गया जी, ये तो HCl ही निकली थी। अच्छा HCl निकली थी, इसका मतलब रेडिकल कौन सा था, एसिडिक रेडिकल कौन सा था, क्लोराइड। मतलब मेरे को क्लोराइड को तो सीरियसली लेना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज ये, अगर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस ना निकल के रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल, ब्रोमीन पे शक जाना शुरू, रेडिश ब्राउन आते ही ब्रोमीन पे शक जाना शुरू हो जाता है। रेडिश ब्राउन गैस जो कि पंजेंट स्मेल की है, फिर मेरे को डाउट हुआ, ये तो रेडिश ब्राउन की वजह से मेरे को क्या डाउट हुआ, Br2 ब्रोमीन गैस रिलीज हुई है पक्का। अगर ब्रोमीन गैस रिलीज हुई है तो मुझे फिर उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो मैं कुछ और करना चाहूंगी। मैंने क्या किया, इसको समझना लिखने से पहले, तब आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या किया, चेक करने के लिए उन फ्यूम्स की इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा। अगर मैं MnO2 डालती हूँ, MnO2 डालते ही फ्यूम्स की इंटेंसिटी भयानक हो गई, इतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर से धुआं दिख रहा है, बहुत दूर से दिख रहा है, अदरवाइज लैब में बहुत केयरफुल देखना पड़ता है। MnO2 डालने से अगर फ्यूम्स की इंटेंसिटी बढ़ी, फिर और कंफर्म हो गया मेरे को ब्रोमीन है। क्यों? उसके पीछे की जरा केमिस्ट्री समझिए, ये तो इंग्लिश थी। आप डाउट क्या कर रहे हो, पक्का ब्रोमीन गैस निकली है तो ब्रोमाइड आयन होगा। आप ब्रोमाइड आयन पे डाउट कर रहे हो, ब्रोमाइड आयन पे डाउट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो डाला था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, थोड़ा बहुत Br नेगेटिव को किस में लेके गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 गई, मतलब क्या हुआ, ये खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आए, MnO2 हम ऑर्गेनिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, हाईली सिलेक्टिव होता है, अल्कोहल चैप्टर में हमने पढ़ा है। एनीवेज, MnO2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 और 1 बन गए 11,
दो नहीं बने यहाँ, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने मिल के खूब सारा ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज करना शुरू किया, Br2 गैस बहुत ज्यादा नंबर में निकली, फ्यूम्स काफी इंटेंसिफाई हुए। तो यहाँ से मुझे डाउट हो गया भाई अब तो ब्रोमीन है, प्रीलिम टेस्ट में तो ब्रोमीन जम गई बात। तीसरा, पहले इसे लिख लो, समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाए फ्यूम्स को इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि रटा तभी जाएगा। मैं इसीलिए स्लो और रेपिटेटिव बोल रही हूँ कि आप रट सकें। तो नाउ अगला काम क्या किया, क्या चल रहा था ये मेरे पास, ड्राई सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते ही अगर कुछ निकला है तो वो क्या, मान लीजिए रेडिश ब्राउन थे तो हमने किस साइड शक किया, ब्रोमीन की साइड। पंजेंट स्मेल थी तो किस साइड शक किया, क्लोराइड आयन की साइड। अब अगर वायलेट वेपर्स निकलने लगे हल्के हल्के तो, और उनकी इंटेंसिटी और बढ़ गई अगर मैंने फिर MnO2 डाल दिया, वायलेट कलर का मतलब है आयोडीन गैस निकल रही है। आयोडीन गैस निकल रही है मतलब रेडिकल कौन सा होगा, आयोडाइड। अब देखिए रेपिटेटिव होने लग गया तो आपको याद होने लगेगा। और जब आयोडाइड को आप H2SO4 दे रहे थे, अगेन सेम, ये क्या बिहेव कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने MnO2 और डाला, वही 1 और 1 हुए 11, आयोडाइड और ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ, -1 से आप देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, आयोडीन और प्रोड्यूस हुआ, इंटेंसिफाई हुआ, वायलेट कलर की फ्यूम्स तो नहीं कहूंगी, वेपर्स मुझे और अच्छे से दिखने लग गए। तो मेरा डाउट और मैच्योर हो गया, भाई आयोडीन निकला है तो आयोडाइड है, बस कंफर्मेटरी टेस्ट करके सील बंद कर देते हैं रिजल्ट को। चौथा और आखिरी आपने देखा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और चौथा आखिरी क्या आ गया मेरे पास, नाइट्रेट। नाइट्राइट तो सब ग्रुप 1 में था। ब्राउन कलर की गैस अगर आई, ब्राउन कलर की गैस में फिर वही बात आ जाती है, ब्राउन गैस आने से मेरे को नाइट्रेट की तरफ ही डाउट जाता है, रेडिश ब्राउन आती है तो मेरे को ब्रोमीन की तरफ डाउट जाता है। तो ब्राउन कलर की गैस आई और गैस की इंटेंसिटी फिर बढ़ गई, लेकिन अब के MnO2 डालने से नहीं बढ़ी, अब के बढ़ी आपने कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स क्या होते हैं, आप अगर देखें जिंक, कॉपर, इसके छिलके बहुत बड़े होते हैं, बिल्कुल छिलके जैसा दिखने वाला जो मेटल की शेप या मेटल की कंसिस्टेंसी है, उनको टर्निंग कहा जाता है। तो कॉपर टर्निंग्स लैब में मिलते हैं, उठाया और ब्राउन गैस के सामने कॉपर टर्निंग्स को ले आए, एंड जो सामने मतलब सॉल्यूशन में उसको जिस सॉल्यूशन में ड्राई सॉल्ट और एसिड डाला उसके अंदर अगर आपने कॉपर टर्निंग डाला, सॉल्यूशन बनेगी, सॉल्यूशन तो ब्लू हो जाएगी, लेकिन फ्यूम्स का क्या होगा, वेपर्स का क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी, ब्राउन गैस की इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन इसी बात खत्म नहीं हो रही है, नीचे जो सॉल्यूशन है, भाई कॉपर है नीचे और आपने सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डाला तो कॉपर सल्फेट तो बनेगा ना, कॉपर सल्फेट बनेगा, सॉल्यूशन होगी तो ब्लू तो होगी, तो ये ब्लू कलर इग्नोर मत कर देना। सो इस तरह से मैं पूरा सब ग्रुप 2 क्लास A का देखूं, 4 आयंस मेरे डाउट में थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। चारों का मेरे को अंदाजा हो जाता है बहुत हद तक। जैसे ही मैंने प्रीलिम टेस्ट खत्म किए मेरे को डाउट हो जाता है, यार ये दोनों मेरे को मिल रहे हैं तो मेरे को इन 2 के कंफर्मेटरी करने पड़ेंगे, या एक ही मिल रहा है मेरे को किसी एक ही का कंफर्मेटरी करना पड़ेगा। हमारे देखने में, केमिकल्स के यूसेज में, गलती में कई बार कुछ का कुछ आ भी जाता है, दे आर नॉट सो ईजी जितने ईजी दिख रहे हैं। अब शुरू होते हैं जी कंफर्मेटरी टेस्ट। सब ग्रुप 1 2 हो गया। मैंने क्लास B क्यों नहीं ली, उसका कोई मेरे खास सिलेबस में है नहीं, मैं दिखाऊंगी अभी वापस क्या क्या है। कंफर्मेटरी टेस्ट जिनका तुम प्रीलिम करके आए हो, सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का, और उसमें तुम्हें कुछ भी शक हुआ है, अब उसको क्लोज करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट को हमेशा वेट टेस्ट बोल रहे हैं। जब तक आप लिख रहे हैं तब तक आपको वेट टेस्ट का मतलब बताऊं। मैं कभी भी कंफर्म नहीं कर सकती किसी रेडिकल को जब तक मैं उसको सॉल्यूशन में ना उतार सकूं। ये फ्यूम्स, आसपास के मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूटेंट हो सकता है, कोई ऐसी गैस हो सकती है जो फ्यूम्स बना दे, कोई भी ऐसी चीज आसपास में हो सकती है जो फ्यूम्स प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो सरफेस पे हो रहा है। जब तक वेट टेस्ट यानी सॉल्यूशन में नहीं उतार लेते, आप लिक्विड में नहीं ले आते सॉल्ट को, तब तक उसके किसी
कंफर्मेटरी नहीं लिया जा सकता। भगवान जाने जो ग्लास रॉड आप लाए थे उस पर क्या लगा हुआ था और आप सोच रहे हो NH4OH से आ गया, पहले से उस पर कोई चीज़ लगी हो, किसी तरह का केमिकल, किसी तरह के हाथ लगे हो। इसीलिए जब तक गीला नहीं हो जाता, जब तक सॉल्ट के दो आयंस को अलग अलग वेट में नहीं कर देते, तब तक टेस्ट को कंफर्मेटरी नहीं माना जाता। वेट टेस्ट का मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों आयंस अंदर आ गए लिक्विड फेज में, चाहे वो एसिड रेडिकल थे चाहे वो बेसिक। चलिए अब देखिए, अभी तक मैं ड्राई सॉल्ट ले रही थी क्योंकि प्रीलिम टेस्ट थे। अब मैं सॉल्ट में क्या डाल रही हूं? वाटर। सॉल्ट में मैंने डाला वाटर, अगर वो सॉल्युबल हो गया बढ़िया है, सॉल्युबल हो गया बहुत बढ़िया है, फिर तो आप डायरेक्ट सॉल्ट प्लस वाटर की स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं। 4-4 दिन लगते हैं हमको, तो सॉल्ट की स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखी, थोड़ी थोड़ी 2 ml 3 ml उससे निकाल के आगे आगे कंफर्मेटरी टेस्ट करते गए। उसको कहते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। एक आपने लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट भी पढ़ा है, राइट? अब ये हो गया आपके लिए वाटर एक्सट्रैक्ट। चलिए इसके आगे चलती हूं मैं। अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो एक्सट्रैक्ट कैसे बनाओगे? वेट टेस्ट की शर्त क्या है? दोनों आयंस अलग अलग पानी में लाने पड़ेंगे, आपको सॉल्यूशन में लाने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट तो बनाना है आपको, उसको सॉल्यूशन में तो सॉल्युबिलिटी में तो लाना है, किसी भी चीज में सॉल्युबल हो उसको लाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करते हो, एक पार्ट तो ले लेते हो सॉल्ट का, 3 पार्ट 3 गुना क्या ले लेते हो आप? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और फिर डालते हो वाटर और बहुत 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 उबाला जाता है, बहुत देर तक हीट किया जाता है। फिर आप उसको फिल्टर करते हो, जो फिल्ट्रेट बचता है उसको कहते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। फिल्ट्रेट माने एक तो होता है छन के बाहर निकल गया, राइट, और एक होता है जो फिल्ट्रेट बचता है मेरे पास, वो कहलाता है सोडा एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर सॉल्ट सॉल्युबल हो गया। यानी अब कोई भी सॉल्ट आपको मिले, चाहे सल्फेट्स मिले, चाहे क्लोराइड्स मिले, ब्रोमाइड्स मिले, आयोडाइड्स मिले, जो भी सॉल्ट्स मिले, नाइट्रेट्स मिले, या तो वो सॉल्युबल होंगे या वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। जो भी वाटर में इनसॉल्युबल है, अंडरस्टूड है, कंफर्मेटरी टेस्ट में उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना के लेके जाना पड़ेगा। मैं हर टेस्ट में वैसे मेंशन करूंगी। तो एक बार इस सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरा एनायन तो नहीं बदल गया, एनायन ही तो चेक कर रही हूँ मैं। तो वो समझाने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको जरा उसकी केमिस्ट्री बताऊँ। ये आपका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट था जो वाटर में इनसॉल्युबल था। आपने क्या किया, 3 पार्ट सोडियम कार्बोनेट, वाटर, हीट, सब कुछ कर आके Na किसके साथ कंबाइन कर गया? उस रेडिकल, उस एनायन के साथ। कहीं एनायन बदला? -1 का -1 ही है इसकी वैलेंसी चार्ज, कुछ चेंज नहीं आया एनायन में, X का X ही है, कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या फर्क पड़ता है वो वाटर में सॉल्युबल था या सोडा में सॉल्युबल था? मेरे को उसको सॉल्युबल ही तो करना था। आप लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट में भी तो यही कर रहे हो, सोडियम का पीस डाल के सॉल्ट को साथ फ्यूज करके। तो एनायन एज इट इज है, और जो दूसरी चीज आपके पास थी कैटायन जो था, वो कार्बोनेट के साथ अपना सॉल्ट बना के बैठा है, ठीक है, बिल्कुल जिंदा है, X नेगेटिव। हमने सिर्फ क्या किया, सॉल्ट के कैटायन को बदल दिया सॉल्युबल करने के लिए। मेरे को कैटायन का तो टेस्ट अभी करना ही नहीं है, मैं किसका टेस्ट कर रही हूँ? एनायन का। सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको X नेगेटिव चेक करना है, वो M पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट है या Na पॉजिटिव के साथ, वी डोंट केयर। X नेगेटिव एज इट इज रहना चाहिए, मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना है। सो X नेगेटिव रिमेन सेम, सो नाउ इट इज सॉल्युबल इन सोडा एक्सट्रैक्ट। आई एम हैप्पी टू यूज इट। हमने सिर्फ उसका कैटायन पड़ोसी चेंज कर दिया, राइट। तो सोडा एक्सट्रैक्ट के पीछे की साइंस ये है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के पीछे की केमिस्ट्री है। यहाँ तक क्लियर? तो अब मैं किस टेस्ट की तरफ बढ़ रही हूँ? कंफर्मेटरी टेस्ट, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट से पहले मैं क्या करूंगी, फिर से थोड़ा सा सैंपल ड्राई सॉल्ट का लूंगी, उसको पानी में डिजोल्व करूंगी, बन गया खुश हूँ, नहीं बना तो मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, और मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है मेरे को प्रीलिम टेस्ट में किन 2 पे शक है या किस एक पे शक है। मैं अब उसकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, वो मेरे को यहां पे पता चलेगा कि मेरे को उसको सॉल्युबिलिटी मिल रही है या उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ रहा है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद अगर मेरे को प्रीलिम टेस्ट पे लौटती हूं मैं एक बार, अगर मुझे प्रीलिम टेस्ट में कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क इफेक्ट्स मिल गए थे, वो किसके थे? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे आसान टेस्ट यही है।
कार्बोनेट पे शक है, मैंने लिख रखा है, मेरे को तो ब्रिस्क इफेंस दिखे थे, पक्का कार्बोनेट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधे किसका कंफर्मेटरी टेस्ट पकड़ूंगी, मैं कंफर्मेटरी टेस्ट पकड़ूंगी कार्बोनेट का। उसके लिए पहले तो उस सॉल्ट का मेरे को वेट टेस्ट करने के लिए उसको सोल्यूबल करना है, सोल्यूबल हुआ ठीक है, वरना मैंने क्या करना है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना है, और सीधे सीधे मैं अपनी लैब की बुक का पन्ना पलटूंगी, कॉपी का पन्ना पलटूंगी, कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, लेट्स ट्राई दैट। तो कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट, तो अब शुरू से चलते हैं। क्या किया अब तक मैंने, सबसे पहली स्लाइड पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्ट लेके उसको डाइल्यूट HCl या H2SO4 में डाला। डाइल्यूट HCl और H2SO4 में डालते ही CO2 गैस रिलीज हुई थी। ये तो क्लासिफिकेशन के दौरान ही आ गया था, क्लास A, राइट। उसमें भी हमने सब ग्रुप्स भी बना लिए थे, तो रिलीज हुई, सब ग्रुप बने थे। अच्छा, अब CO2 गैस रिलीज हुई, ये समझ आ रहा है मैं कहां से ला रही हूं अपनी कॉपी, डाइल्यूट, ये तो अब तो समझ जाओ यार, H2SO4 ही है, राइट। ये समझ रहे हो मैं कहां जा रही हूं, क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड पे, कि डाइल्यूट से एक तो था नो रिएक्शन, डाइल्यूट से हुआ तो सब ग्रुप 1, कॉन्सेंट्रेटेड से हुआ सब ग्रुप 2, कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अलग बना था क्लास B। क्लास B में आया था प्रेसिपिटेशन या रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इसमें, अब यहां से कंफर्मेटरी टेस्ट शुरू हो गया, यहां तक तो था मेरा प्रीलिम, यहां से मेरा लगभग कंफर्मेटरी टेस्ट शुरू हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल नो क्या करने वाली हूं मैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट्स डिपोजिशन। तो ये तो क्लास 10th हो गई। यस, एक चीज ध्यान देनी है, अगर तुम जहां से, जिस टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उससे फ्यूम्स को किस में डिलीवर करवा रहे हो, लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में, और तुम रुक नहीं रहे, तुम और CO2 डालते जा रहे हो, तो थोड़ी देर में मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो नो मिल्कीनेस थोड़ी देर बाद, ये बहुत जरूरी है, मिल्कीनेस तक तो हर कोई पहुंच जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो नो, अच्छा ऊपर लिखा हुआ था, नो मिल्कीनेस का मतलब क्या है भाई, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहा, अब क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि एक्सेस ऑफ CO2 आपने अलाउ करते रहे, मिल्कीनेस पे रुके नहीं, तो उसकी वजह से मैं बोलूंगी अब तो और कंफर्म हो गया कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ही बना था और फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट तैयार। दूसरा टेस्ट, लाइम वाटर के साथ एक बेराइटा वाटर भी है, जो हम बहुत कम नाम यूज करते हैं, सब कुछ सेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप यूज करते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे बेरियम कार्बोनेट का मिल्कीनेस आ गई, वाइट PPT सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं अलाउ करती, उसकी भी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती। तो लाइम वाटर के थ्रू पास करिए, बेराइटा वाटर के थ्रू पास करिए, आप कार्बोनेट कंफर्म कर देंगे। लेकिन यूजुअली क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट एक से काम नहीं चलता, देयर आर फ्यू कंफर्मेटरी टेस्ट विच आई शुड नो। तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट, ये सारा आपका पढ़ा हुआ था, अभी तक मैं कुछ ऐसा नहीं लाई कंफर्मेटरी टेस्ट में जो आपका बहुत ही मैजिकल डिफरेंट हो, ये आपका सबका पढ़ा हुआ था। आगे चलो, इसको नोट करिए, किसी को लगे ये कैसे आपने लिखवा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने नीचे टेस्ट ट्यूब में भी लिख दिया कि आप CO2 को लाइम वाटर में पास ऑन करते हैं, मिल्कीनेस आती है, कैल्शियम कार्बोनेट का PPT आता है, और CO2 पास होने देते हैं तो सोल्यूशन क्लियर होने लगता है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन। मेन मुद्दा ये याद रखना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट की प्रेजेंस कंफर्म करी, मैंने सील कर दिया। और अगर मेरा ये टेस्ट नहीं आया तो मैं प्रीलिम में कोई गलती कर रही थी, फिर मेरे को वापस प्रीलिम करने पड़ते हैं, कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, मैंने टेस्ट ट्यूब ठीक से वॉश नहीं करी, केमिकल गलत उठा लिया वगैरह वगैरह, फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ता है, इसलिए हफ्ता लग जाता है, इतना आसान होता नहीं है। अब आ जाते हैं किस पे फिर, अब तो मेरे को कंफर्मेटरी टेस्ट बचे, और कौन सा ग्रुप चल रहा है, क्लास A का सब ग्रुप 1, जिसमें 3 ही थे आई डाउट, है ना, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइड। तो अब सल्फाइड के पे आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें से थोड़े से आपको हॉट सेलिंग केक मिलने वाले, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं। सॉल्ट लिया, अब क्योंकि क्लास A है तो डाइल्यूट एसिड से काम चल रहा है, कहीं मैं H2SO4 लिख दूंगी, कहीं मैं HCl लिख दूंगी, ताकि आपको दोनों की आदत रहे। सॉल्ट में अब तो मैं मान के चल ही रही हूं, मेरे को याद दिलाना, इसका प्रीलिम क्या था, सल्फाइड का कैसे पता लगा था,
रॉटन एग स्मेल, H2S, जो मैंने कहा था पूरे पूरे कॉरिडोर को पता चल जाता है कि आज केमिस्ट्री लैब में H2S से काम हो रहा है। अब मैं मान के चल रही हूँ, मेरा तो प्रीलिम आया हुआ है, सल्फाइड है तो मैं सल्फाइड लिख सकती हूँ। सॉल्ट में क्या मौजूद था? सल्फाइड। उसको तुमने डाइल्यूट एसिड दिया, H2S बनी होगी, ये उसी की बदबू थी जिससे मेरे को पता चल रहा है। ठीक है जी, ये तो क्या था? ये तो प्रीलिम ही था। अब ये जो फ्यूम्स निकल रही है ना बच्चों, किसकी फ्यूम्स निकल रही है? H2S की। इस फ्यूम्स के सामने हम क्या करते हैं? आपको GOC पार्ट 2 में सेम टेस्ट कराया सल्फाइड का, लेड एसिटेट के नाम से। वहां हम क्या बोलते हैं? ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसे कर दो। यहां हम लैब के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे फ्यूम्स निकली, इसके सामने एक फिल्टर पेपर लाया जाता है। उस फिल्टर पेपर पर हम लेड एसिटेट के कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, केमिकल ज्यादा वेस्ट ना हो, हम कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, बड़ा इजी टू कैरी है। और वो फिल्टर पेपर उठा के इस फ्यूम्स के ऊपर लाए, तो दिस इज फिल्टर पेपर हैविंग सम ड्रॉप्स ऑफ लेड एसिटेट। फ्यूम्स जहां जहां लेड एसिटेट की ड्रॉप्स हैं वहां गई, और वहां पर ब्लैक स्पॉट्स छोटे छोटे बने, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट ऑन फिल्टर पेपर कंफर्म्स इसके अंदर सल्फाइड था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका किया हुआ हिस्सा है ये GOC पार्ट 2, ये ब्लैक स्पॉट किसकी वजह से थे? क्या बना होगा जो ब्लैक स्पॉट आए? लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अब जैसे मैंने आपको बताया लेड सल्फाइड का ब्लैक स्पॉट आया, ऐसे ही नीचे बताऊंगी कैडमियम सल्फाइड का येलो स्पॉट आया। एटलीस्ट अभी इतना तो याद रखिए, लेड सल्फाइड ब्लैक था, लेकिन कैडमियम सल्फाइड ब्लैक नहीं था। कैडमियम सल्फाइड क्या था? जैसे आपने लेड एसिडेट किया, वैसे ही कैडमियम एसिडेट में डिप करके फिल्टर पेपर इस फ्यूम्स के सामने लाओ तो आपको येलो स्पॉट्स मिल गए। मेरे लिए कंफर्मेशन किसका आ गया बच्चों? सल्फाइड रेडिकल का कंफर्मेशन आ गया। अब दूसरा टेस्ट, आप भी देखिए, सल्फाइड सारे सॉल्युबल नहीं होते। कुछ सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, कुछ सल्फाइड नॉट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो जो सॉल्युबल है उसका तो तुम सॉल्युबल सॉल्ट ले आओगे, जो सॉल्युबल नहीं है उसका तुम क्या करोगे? सोडा एक्सट्रैक्ट बना के लाओगे। सोडा एक्सट्रैक्ट या सॉल्युबल सॉल्ट जो भी लाए, मतलब वेट टेस्ट की तैयारी करके लाए, वेट टेस्ट की तैयारी करके लाए, उसमें आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SNP बोल सकते हैं, हम ही क्वेश्चंस में नहीं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये भी टेस्ट आपका पढ़ा हुआ है, राइट? ये भी GOC पार्ट 1 से ला रही हूं, तो आपका आधा अधूरा तो ये आप देखोगे अगली क्लास में भी। जब मैं बेसिक रेडिकल्स लूंगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस आपने DMG के साथ पढ़ा, निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट, ये बहुत सी चीजें वही आएंगी जो आपने पढ़ रखी है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते ही मेरे को वायलेट कलर मिल गया, कंफर्म हो गया सल्फाइड था। इसके पीछे की केमिस्ट्री, अगेन रेपिटेशन ऑफ GOC पार्ट 1, सल्फाइड था, आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिया। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब आपने सल्फाइड को दिया, सल्फाइड देखो किधर जाके फंसा है, सल्फाइड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके फंसा, ट्रैप हो गया। तो अब इसका तो नाइट्रो वर्ड तो चलो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉमन नेम है, इट इज नॉट IUPAC, आई होप वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट्स IUPAC ऑल्सो। इसका नाम है सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, SNTP। नाइट्रोप्रोसाइड की बजाय नाइट्रोथायोप्रोसाइड हो गया, क्योंकि वहां पर एक सल्फर एज लिगेंड पहुंच गया। सो ये था कलर वायलेट या पर्पल कलर जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कलर क्या होता है? योर चॉप, खुद ढूंढेंगे। GOC पार्ट 1 हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको याद होगा, आप खुद लिखेंगे। इसके कलर के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा लो, आपको खुद लिखना है, लिखोगे तो इसी बहाने याद होगा। सो यहां पर मैं किसके कंफर्मेटरी टेस्ट आपके सामने, यही दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने कब पढ़े हैं? GOC पार्ट 1 में। इसीलिए उस दिन मैंने रिवाइज नहीं कराया, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया कि आप करो खुद से, +1 में रटा हुआ है। और क्योंकि I was supposed to take this, that is why I was not interested to take it again। वहां सिर्फ मैंने कैडमियम एसिडेट नहीं कराया, बाकी दोनों के दोनों मैं आपको करा चुकी हूं। तो हो गया बच्चों कंफर्मेटरी टेस्ट। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? क्लास A को क्लोज करें। 3 थे क्लास A में, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सॉल्ट लिया, डाइल्यूट लिया, ये तो पता ही है प्रीलिम में, इसमें तो क्या ही करना था। रेडिश ब्राउन कलर की गैस आई, NO2 फ्यूम्स हैं, पक्का प्रीलिम तो यहीं तक हो गया। ये तो मैं पहले ही करके आई हूं, बार बार बताने लिखने का पर्पज है, आपको रट जाए। अब मैं इसके ऊपर लाती हूँ KI स्टार्च और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम। आप देखेंगे हम यहाँ पर जब भी एसिडिक मीडियम की जरूरत है हम एसिटिक एसिड डालते हैं।
हम CH3COOH से एसिडिक मीडियम बना रहे हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने डाला तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की ब्लू कलर की सॉल्यूशन आ गई। मेरे लिए ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, राइट। NO2 फ्यूम्स बाहर गई, अंदर नो NO2 इज लेफ्ट, नो नाइट्राइट इज लेफ्ट, और ब्लू कलर कंफर्म करता है, वरना कॉपर सल्फेट ना बन के कॉपर नाइट्रेट बनता, ब्लू कलर ना आता। तो इस तरह से मेरे पास पहला कंफर्मेटरी टेस्ट मुझे किसका मिला है, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव का। ठीक है जी, आ जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट था, ये है, मैं ये नहीं कह रही टेस्ट नहीं है, लिटिल सिंपल। जितने भी कुछ स्पेशल नामों वाले टेस्ट हैं वो निहायत इंपॉर्टेंट है। तो अगले पे आते हैं, ग्रीस इलोसेव टेस्ट। ये भी नाइट्राइट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट ऑल्सो। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको पहले समझना फिर लिखना ताकि ये याद हो जाए। ये थोड़ी नई चीज़ है, बाकी तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ आपका देखा हुआ है। नाइट्रेट का वेट सॉल्यूशन है, सोडा एक्सट्रैक्ट हो या जो हो। हाँ, नाइट्रेट के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स नहीं, ये तो नाइट्राइट चल रहा है, सॉरी माय बैड, ये इन्फॉर्मेशन मैं नाइट्रेट पे शेयर करूंगी। नाइट्राइट का मैंने चाहे सोडा एक्सट्रैक्ट हो चाहे वाटर एक्सट्रैक्ट हो लिया, उसके अंदर 3 चीज़ें डाली, राइट। सल्फानिलिक एसिड, आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, अभी लोड मत देना इसका स्ट्रक्चर बनाने का, अभी पहला लोड है, याद हो जाए। अगली स्टेज में सल्फानिलिक एसिड भी बना लेना, आपके NCERT में आपने पढ़ा है। नेफ्थाइलमीन और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगेन द सेम रोल, एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए। ये तीनों डालते ही एजोडाई बनती है, दैट टू रेड कलर की। ये और बेटर कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये तीनों अभी नाम से ही याद करिए, ठीक है। ये तीनों डालते ही यू गेट रेड एजोडाई, ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। हो गया जी हमारे पास सब ग्रुप 1 खत्म। अब कौन सा शुरू हुआ, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 2 में सारे हेलाइड्स थे और नाइट्रेट था, जितना मेरे को याद है। इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। अब हम जानते हैं डाइल्यूट से तो इनका कुछ हो नहीं रहा था, तो प्रीलिम में क्या करना पड़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड डालना पड़ा था। अब जरा छोड़ो पेन, एक बार मुझे याद दिलाओ। प्रीलिम में जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था तो हेलाइड्स के लिए या क्या क्या ऑप्शन दिए थे वहां पे, अक्षित अगर बता सको तो। कुछ और ही हो, तुम कहीं और ही देख रहे हो। सुनो, जब सब ग्रुप ए में, सॉरी क्लास ए में सब ग्रुप 1 डाइल्यूट वाला था, सब ग्रुप 2 कॉन्सेंट्रेटेड वाला था। कॉन्सेंट्रेटेड वाले में 4 थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं सब ग्रुप 2 में, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, 3 4 जो भी, क्या क्या था उस स्लाइड पे। एक वायलेट कलर की फ्यूम्स थी, वॉलेटाइल प्रोडक्ट बन रहा है, वो आयोडीन के लिए था, और बिल्कुल सही गए। एक कलरलेस था, कलरलेस में क्या था, कलरलेस था ही नहीं, कलरलेस सब ग्रुप 1 में था, कलरलेस सब ग्रुप 1 में था शायद, जो ब्रिस्क इफेंसेस। कलरलेस ऑर्डरलेस एक अलग थी, बिल्कुल। अब वहीं पहुंच रही हूँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, रेदर क्या पूछ रही थी, मैं एक बार वहां दोबारा ले जाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। मैं ये पूछ रही थी, नो रिएक्शन है तो नहीं, ये तो सब ग्रुप 1 है, सॉरी सब ग्रुप 2। मैं ये पूछ रही थी, इसमें नो रिएक्शन तो था ही नहीं, कलरलेस पंजेंट स्मेल थी HCl की, तुमने बताया वायलेट कलर, बिल्कुल सही बताया। रेडिश ब्राउन थी ब्रोमीन की, सबसे नीचे क्या था, रेडिश ब्राउन ना होगा, नहीं NO3 का टेस्ट तो था, ब्राउन था उसमें, मैंने तब भी बोला था रेडिश, और वो टेस्ट, यस कॉपर टर्निंग्स, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही, बस यही चाहिए आपको, इतना टुकड़ा याद हो तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगी, ठीक है। चलिए, अब मेरे को सब ग्रुप 2 पे, अब इसमें ध्यान रखना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के सिमिलर से टेस्ट हैं। जैसे क्लोराइड के खत्म होंगे ब्रोमाइड का सेम आ जाएगा, ब्रोमाइड के खत्म होंगे आयोडाइड के सिमिलर टेस्ट आएंगे, वो थोड़ा पकड़ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, उससे मेरे को क्या मिली बच्चों, यहां पर पंजेंट गैस मिली। लेकिन इस पंजेंट गैस में एक चीज का ध्यान रखना, सॉल्ट से भी तुमको वेट टेस्ट है, सॉल्ट से भी तुमको Cl नेगेटिव मिल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी क्लोरीन को नहीं कर पा रहा, क्लोरीन उससे ऊपर है,
राइट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, वो अभी भी Cl माइनस ही है। तो ये पंजेंट स्पेलिंग आई तो फिर वही काम किए, तो मैं बता चुकी हूँ प्रीलिम टेस्ट, NH4OH लाई, डेंस हो गई फ्यूम तो कंफर्म। तो इतना हिस्सा तो मेरा कौन सा था, ये तो मेरा प्रीलिम वाला ही था, इसको तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। मेरे को तो कंफर्मेटरी चाहिए, तो ये तो पूरा प्रीलिम ही है, तो इसको भी मैं कंफर्मेटरी की कैटेगरी में डाल रही हूँ। जब मैं NH4OH में ग्लास रॉड उसमें डिप करके लाई तो वो मेरा एक तरह से कंफर्मेटरी का ही हिस्सा है, रेपिटेटिव है ये, लेकिन खाली एक नहीं। और ये सारा आपके लिए बताया हुआ है, दोबारा है, याद हो जाएगा। मैं आपको दूसरा टेस्ट की तरफ लेके जा रही हूँ। दिस, पीछे आपने ये चीजें सुनी है, अब दोबारा सुनिए। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ MnO2 भी डाल देते हैं, अभी अभी आपने देखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 Cl नेगेटिव को क्या नहीं कर पा रहा था, ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था। मैंने एक और एक दो नहीं बोले थे, एक और एक 11 बोले थे। ये दोनों मिलके इस लायक हुए कि क्लोराइड को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर पाए, और तब ग्रीनिश येलो गैस आई। देन आई रियलाइज्ड ये पक्का वही था जो मेरे को डाउट हो रहा था, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया नोट। ग्रीनिश येलो, येलो में ना, ये ग्रीनिश येलो में ग्रीन बहुत कम दिखता है, इसमें येलो ही ज़्यादा दिखता है, बट ग्रीनिश टच होता है थोड़ा सा। खैर आपको कोई देखना तो है नहीं लैब में, अभी आप इस लायक नहीं हुए हैं, करने से रट जाएंगे और कुछ नहीं। सो क्लोरीन के 2 टेस्ट हुए, A B, 2 और है C D। क्लोरीन के 4 हैं, आपकी चॉइस नहीं है आप कौन सा करें। चारों आपके सिलेबस में, क्वेश्चन में चारों से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में क्लोरीन कंफर्म नहीं हो रहा, तो आपको चारों आने चाहिए मस्ट। ये तो वही जो GOC में करके आए हैं। आप क्लोराइड का वाटर एक्सट्रैक्ट लो, AgNO3 में डालो, वो बॉइलिंग HNO3 थोड़ा पहले डालना पड़ता है, वो सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, और उससे AgCl का वाइट PPT होगा। तो तीसरा एक ये टेस्ट पे हम कंफर्मेटरी की गिनती में डाल देते हैं, विच इज ऑलरेडी डन। ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर में भी बहुत किया है कि AgCl का वाइट PPT दिया, वो वर्नर थ्योरी में हमने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी यही दबा दबा के किया है हमने। नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेस्ट, हाईली आस्क्ड इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। आपको पास्ट ईयर में आप देखोगे बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? ये बहुत स्पेशल टेस्ट है क्लोराइड आयंस के लिए। क्या होता है इसके अंदर? मैं रिएक्शन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो समझाऊं, असली है कि कौन कौन ये दे सकता है। क्लोराइड तो लाइन से मिल सकते हैं, तो उनको लैब में कुछ भी दे सकते हैं, KCl, NaCl, बेरियम क्लोराइड, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। कितने क्लोराइड हैं? क्या सभी क्लोराइड इस टेस्ट को देंगे? नहीं, जिनमें क्लोराइड एनायन मौजूद है, यानी आयोनिक में, जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो ये टेस्ट नहीं देते। आई नीड ओनली क्लोराइड एनायन, जैसे कि NaCl बिल्कुल देगा। HgCl2 ट्रांजिशन मेटल्स में आता है मरकरी, HgCl2 इज नॉट आयोनिक, इट इज कोवेलेंट। ये क्लोराइड, नाम में क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड, ये टेस्ट नहीं देगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं देगा? आपसे पूछ रही हूँ, बहुत देर से मैं ही बोल रही हूँ, लगाओ दिमाग, बोलो अविनाश, तुम तो नोट भी नहीं कर रहे। सिलिकॉन क्लोराइड, टिन क्लोराइड कॉमन दिख रहे हैं जो नहीं देंगे। टिन का ये वाला, सिलिकॉन का ये वाला, क्यों नहीं देंगे? यूं मेरे को आयोनिक क्लोराइड चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकालो। जितना ज्यादा चार्ज +4, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट, क्लियर कट है। ऊपर आयनिक कैरेक्टर लिखा, आयनिक कैरेक्टर बोला है मैंने, आयनिक क्लोराइड चाहिए। जिनके आगे भी मैंने क्रॉस लगाया है वो सबके सब में चार्ज हाई, या किसी भी वजह से पोलराइजेशन इतना ज्यादा है कि वहां पर आप आयनिक कैरेक्टर रिसीव ही नहीं कर पाए, वो आधे अधूरे कोवेलेंट है। या कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी कोवेलेंट है, जो है ही कोवेलेंट। ये तो चलो मैंने मेटल्स के क्लोराइड लिखे, सॉल्ट तो मेटल के क्लोराइड ही होंगे, तो उसमें तो डाउट हो सकता है। तो मैंने यहां पर कोई आपको PCl3 तो लिख के नहीं दिया, PCl5 मैंने लिख के दिया, वो भी दे सकती थी और लंबा करने को। PCl3 इंटीजर टाइप में ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, PCl3 PCl5, इसमें कौन सा क्लोराइड आयन आ रहा है? ये भी नहीं देगा। अब कोई मेरे को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दे जी, दिस, और बाहर मैं दे देती हूँ यहाँ पे ये -2 चार्ज लगा देती हूँ,
इधर K2 कर देंगे, क्या ये देगा क्रोमाइल क्लोराइड? नहीं। क्यों? कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्लोरीन बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अब इसमें मैं कितना ही वास्ट कर लूँ, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें मैं 100 एग्जाम्पल और खड़े कर दूँ कि HCl देगा, वो इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाती क्लोराइड आयन बना लेगा तो HCl दे देगा। कोई भी ऐसा क्लोराइड जो कि आयोनिक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ उसी के लिए बना है, अदरवाइज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं आ सकता। तो पहला तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी, ओनली आयोनिक क्लोराइड्स। अब ये टेस्ट क्या है फॉर टाइम बिंग वो भी समझ लेते हैं बच्चों। देखो, ड्राई क्लोराइड लिया आपने, साथ में ड्राई आयोनिक है, मेरे को आयन चाहिए, मैं अभी ड्राई सॉल्ट ले रही हूँ, ड्राई सॉल्ट के अंदर पक्का ये मौजूद है, कंफर्मेटरी टेस्ट पे पहुंचू तो मैंने तो मान ही रखा है ये मौजूद। फिर मैंने डाला सॉलिड, क्या? K2Cr2O7, उसके डालते ही क्या बना? क्रोमाइल क्लोराइड, और रेड कलर के वेपर्स आएंगे। रेड कलर के वेपर्स अगर आ गए, पक्का क्रोमाइल क्लोराइड बना होगा। वो तभी बन सकता है जब क्लोराइड आयन मौजूद था। अब ये रेड कलर के वेपर्स को अगर मैं बेसिक मीडियम दे दूं NaOH की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है, बेसिक मीडियम दिया बाय NaOH, उससे क्या बना? आपका जाना पहचाना पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन में ये स्टेप आता है आपके पास। तो क्या बना? Na2CrO4, येलो कलर की सोल्यूशन। वो pH बदलता है और येलो ऑरेंज वो सब आपका वहां D&F ब्लॉक में आपने पढ़ा, मैं वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही। इस येलो कलर की सोल्यूशन के 2 पार्ट कर लिए, आधा एक टेस्ट ट्यूब में, आधा दूसरी टेस्ट ट्यूब में। पार्ट ए में मैंने लेड एसीटेट डाला, उससे क्या बना? लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी। पार्ट बी में मैंने अमाइल अल्कोहल डाला, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है, रिड्यूसिंग का भी जरूरत के हिसाब से, उससे CrO5 बना जो ब्लू कलर का होता है। एक टेस्ट ट्यूब में येलो कलर आना, एक में ब्लू कलर आना, इससे बड़ा कंफर्मेशन नहीं कि मैं कितनी स्टेजेस पार करके आई। पहले रेड वेपर बने, फिर पार्ट बी में देखूं तो ब्लू कलर का क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बना, और टेस्ट ट्यूब ए पार्ट ए में क्रोम येलो कलर का पीपीटी बना। दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड वाया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत कीमती टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा CrO5 जब रेडॉक्स टेम्परेचर नया नया शुरू करते हैं हम, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, भाई परऑक्साइड भेजा तो आ गई ना परऑक्साइड लिंकेज। तो उन सारे डॉट्स को कनेक्ट मैं अभी कर रही हूं, आप बेशक ना करें, आपके लिए प्लेन टॉपिक है, आपको प्लेन टॉपिक मिलेगा, प्लेन क्वेश्चंस मिलेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोरीन 4 थे, सोचो क्या थे? पहला वाला क्या था? चेक करो अपनी कॉपीज में, चेक करो, कोई बात नहीं, अपने लिए। फर्स्ट वाला क्या था टेस्ट? क्लोरीन का कंफर्मेटरी टेस्ट, हाँ जी, वही डेंस फ्यूम वाला क्लोराइड का। अच्छा, दूसरा जिसमें हमने H2SO4 MnO2 दोनों डाले थे और उसकी वजह से ग्रीनिश येलो Cl2 आया था। तीसरा सिंपल AgNO3 वाला। चौथा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अपने आप को आज याद दिलाते रहना क्या क्या टेस्ट पड़े थे क्लोरीन के, क्योंकि मेरे को परसों के टेस्ट में देखना है इस क्वेश्चन को आप कैसे रिसीव करते हो, मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन को। चलिए जी, हाँ जी। फ्लेम टेस्ट इज प्रीलिम में हमने वो डाले नहीं, यस, क्लोरीन के लिए वैसे होता है। और कहाँ पढ़ा है हमने ये? प्रैक्टिकल करते हो, ये P ब्लॉक में भी पढ़ा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से, कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो कलर डार्कर एंड पे होते जा रहे हैं। P ब्लॉक जब हेलोजन फैमिली मैंने पढ़ाई थी, मैंने सबके कलर लिखवाए हैं कि कैसे कलर नीचे नीचे जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं, आयोडीन तक जाते थे, वायलेट हो गया। तो वो फ्लेम कलरेशन मैंने वहाँ पढ़ा है। S ब्लॉक के ट्रेंड्स में भी पढ़ा है हमने, बट वो वापस आएगा। मेटल्स में फ्लेम कलरेशन में दोबारा पढ़ाऊंगी। नॉन मेटल्स यानी कि रेडिकल्स में हमने इस टॉपिक में फ्लेम कलरेशन क्यों लिया? क्योंकि मेरा प्रीलिम की कैटेगरी में उसको दर्जा मिला ही नहीं। वी नेवर डू प्रीलिम टेस्ट एज फ्लेम टेस्ट एज प्रीलिम टेस्ट इन दीज रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, इसीलिए। बट ठीक है, तुम्हें याद आ गया, बढ़िया है। और ये हमने P ब्लॉक में कवर किया है, मैंने सारे कलर्स भी लिखवाए जब हेलोजन फैमिली करी थी, तो आज कंफर्म भी कर लेना। बट उसको प्रीलिम में नहीं डाला गया। अगर आप लैब में गए, कल को मैं गई पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त जब मैं गई, तो मुझे वहां मिला ही नहीं कि ये प्रीलिम टेस्ट की कैटेगरी में है, मे बी नॉट रिलायबल, इसलिए उसको प्रीलिम में डाला नहीं गया। ठीक है, फ्लेम टेस्ट ना बड़े मतलब बहुत ही गलत हो जाते हैं
इसमें भी हम करेंगे ज़रूर, बट वो बिल्कुल भरोसे वाले नहीं होते, तो हम तो बहुत भुगते हुए हैं इसको। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड, सब कुछ वही जो क्लोराइड के लिए था उसी लाइन पे चलना शुरू होते हैं। अब इसमें वो पहला टेस्ट तो नहीं है, पहले वाला टेस्ट तो नहीं है, यहाँ पे आपको पता ही है जो आपने मेरे को बताया। अब 3 टेस्ट बचे हैं शायद, नहीं ब्रोमाइल क्लोराइड इसमें नहीं होता। अब देखते हैं क्या है। खैर, ब्रोमाइड लिया, ड्राई सॉल्ट, और आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, ऑफ कोर्स डालना पड़ा इंटेंस करने के लिए। ये आप प्रीलिम टेस्ट में पढ़ के आए हैं सारा। इंटेंस करने के लिए MnO2 डाला, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स आई, इसको भी कंफर्मेटरी टेस्ट बोल दिया गया है। आपको मैं एक डिफरेंस बताऊं कि आप कहोगे फिर प्रीलिम क्यों पढ़ाया। प्रीलिम क्या था, आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालिए, रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स, उसके आगे मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया प्रीलिम में कि MnO2 डालोगे तो और इंटेंसिफाई होगी। वो उसी प्रीलिम को कंफर्म करने का तरीका था। तो जो मैं आपको प्रीलिम में बता के आई हूँ वो कंफर्मेटरी भी था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि रेपिटेशन में आपके काम आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये जो प्रीलिम में था वो बिना MnO2 के था। साथ ही साथ जब हम प्रीलिम कर रहे होंगे हम वेट थोड़ी करेंगे, अब लैब का टाइम हो गया, कल आके कंफर्मेटरी करेंगे। हम साथ के साथ थोड़ा सा MnO2 डाल के देख लेते हैं, फ्यूम्स इंटेंसिफाई होगी तो हमें मोर और लेस कंफर्म हो जाता है ब्रोमीन है। अब कल की लैब में आके बाकी के टेस्ट कर लेंगे, तो वो साथ ही किया जाता है, अलग से नहीं। दूसरा टेस्ट, ये बहुत ध्यान से, अगेन हाईली 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 इंपॉर्टेंट, लेस कवर्ड इन बुक्स बट नाइसली कवर्ड इन क्वेश्चंस। ये आप पास्ट ईयर आज ही पकड़ लेना, कुछ भी पास्ट ईयर में मिले जो कवर नहीं हुआ है वो भी मुझे बता देना। बहुत ध्यान से देखना, इसको पहले समझना पड़ेगा। ये थोड़ा कुछ तो आया समझने वाला। मैंने क्या किया बच्चों, वाटर एक्सट्रैक्ट लाई ब्रोमाइड का, और साथ में CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला। आप जानते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन भी हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी नॉन पोलर की कैटेगरी में ही आ जाता है, बहुत कम पोलर होता है। कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइए। अब वाटर क्या है बच्चों, पोलर, CCl4 क्या है, नॉन पोलर। दोनों वाइट कलर, सॉरी दोनों कलरलेस हैं, लेकिन दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल और पानी की लेयर अलग है, घी और पानी की लेयर अलग है, वैसे ही CCl4 और वाटर की लेयर अलग है। 2 लेयर बनती है इसके अंदर, एक लेयर एक्वस और एक लेयर नॉन पोलर सॉल्वेंट की। बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिख भी जाती है। जैसे घी और पानी अगर आप पूरा गर्म करके मिक्स करें, थोड़ा ध्यान से देखें तो नजर आ जाता है घी अलग है और पानी अलग है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, प्लीज बी केयरफुल। इसके अंदर कौन मौजूद है, आपका P ब्लॉक आएगा भी, ब्रोमाइड। मैं क्या डाल रही हूँ, क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज इसके अंदर डाल रही हूँ। क्लोरीन आग लगा देता है अगर हैंडल ना करें, ड्रॉप वाइज डालते हैं। ड्रॉप वाइज डालने से क्या है, ये क्या है, वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपने P ब्लॉक में पढ़ा है बहुत ज्यादा ध्यान से, हमने अगर हेलोजन फैमिली में पढ़ा है तो एक ही प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि ऑल हेलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। फ्लोरीन तो हम लाए ही नहीं सीन में। क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ब्रोमीन को। ब्रोमीन फर्दर किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, अपने नीचे वाले आयोडीन को। तो जरा इसकी केमिस्ट्री समझें, उसके बाद नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन को किसके साथ मुलाकात करवा दी गई, ब्रोमाइड आयन के साथ। और हम जानते हैं ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाले क्लोरीन को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। एंड चेक, बहुत बढ़िया लॉजिक देखो आप। पहले Br नेगेटिव कहाँ था, वाटर एक्सट्रैक्ट, वाटर लेयर में। अब Br नेगेटिव किस में बदल गया, Br2। Br2 क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर होते वाटर की लेयर छोड़ के कौन सी लेयर में चला जाएगा, CCl4 में। ब्राउन कलर की एक अलग लेयर चमकने लग गई, दैट इज CCl4 की लेयर। पहले ब्रोमीन यहां था एक्वस लेयर में, अब ब्रोमीन एक्वस लेयर से किस में शिफ्ट मार गया, ऑर्गेनिक लेयर में। That is why this test is famously called as layer test। दो अलग लेयर बन जाती। अब वो ब्राउन लेयर मेरे को बड़े आराम से दिखी। उसके पीछे काम किसने किया, क्लोरीन ड्रॉप वाइज आया। इसके पीछे की केमिस्ट्री आपको मैंने बता दी, क्यों CCl4 की लेयर में ये डिसॉल्व हुआ है, कैसे हुआ है। अब आप इसको नोट करें, और इसको नीचे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली, नहीं नीचे तो C टेस्ट है, डायग्राम तो ऊपर ही बना रखा है। अब आप इस लेयर टेस्ट को अंडरस्टैंड करें, ये क्या था। C टेस्ट जरा ध्यान से देखिए, जिसके बारे में मुझे कुछ और बात करनी है जो मैं क्लोराइड में नहीं कर पा रही थी। ब्रोमाइड का वेट था, ये वही टेस्ट है AgNO3 वाला सिंपल। AgCl का कौन सा PPT आया था बच्चों, वाइट। और वो इतना भयानक PPT है, वो सारी जिंदगी PPT रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता।
अब मैं NH4OH डालती हूँ इसमें। NH4OH डालते ही वो जो पेल येलो PPT AGBR का हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे आएगा, वो पार्शली सॉल्युबल हो जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो गया। लेकिन क्लोराइड वाले टेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा था। AgCl इतना भयानक PPT है, तुम उसके अंदर NH4OH भी डालते वो PPT ही रहता, इसलिए लिखा नहीं कि क्या बात है भाई, PPT को फिर PPT रखने के लिए क्यों डाल रहे हो एक स्टेप। जैसे मैंने NH4OH डाला, मेरे को पार्शली सॉल्युबल मिला। और ये टेस्ट करने की ज़रूरत क्या, आप देखिए आप कौन सा लैब में पेल येलो और येलो में और वाइट में, पेल येलो भी वाइट सा दिखता है, आप येलो, पेल येलो और वाइट में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। और आपको यहाँ पे जो पेल येलो PPT दिख रहा है, आप अगर अपनी निगाहों से देखना चाहोगे आपको वाइट भी दिखेगा। वो आप क्या देखना चाहोगे उस पर डिपेंड करता है। आप उसको सफ़ेद देखना चाहोगे तो सफ़ेद दिखेगा आपको, इतना कम कलर आता है। तो आप कहीं इसको AgCl ना ले लें, उसके लिए NH4OH डाला जाता है। अगर AgCl का वाइट PPT अभी भी अड़ा रहा टिका रहा तो ये AgCl था, तुम्हारे वाइट और येलो पे आंसर नहीं है। और NH4OH डाल के अगर वो पार्शली सॉल्युबल हो गया, तब लगता है यार मेरे को सफ़ेद दिख रहा था, एक्चुअली में तो ये क्या था, पेल येलो। तो इसीलिए ये स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस में भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। सो कैन आई क्लोज ब्रोमाइड के 3 कंफर्मेटरी, एक MnO2 से ब्राउन फ्यूम्स को इंटेंस करना, दूसरा लेयर टेस्ट, और तीसरा सिंपल AgNO3 वाला। सेम टेस्ट तीनों मैं दिखा रही हूं आयोडीन के लिए, सेम लेयर टेस्ट, एवरीथिंग चेक, बिल्कुल सेम। आप लिखते जाइए, मैं बोलती जाती हूँ। वही H2SO4 दिया, MnO2 दिया, उससे निकलने वाली वायलेट कलर की फ्यूम्स और इंटेंस हो गई क्योंकि मैंने डाला MnO2। MnO2 इज द रीजन फॉर इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स। तो एक कन्फर्मेटरी तो ये हो गया। दूसरा कन्फर्मेटरी अगेन वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ आयोडाइड लाई, फिर से एक नॉन पोलर सॉल्वेंट साथ में डाला CCl4 2 लेयर बनाने के लिए, फिर Cl2 वाटर डाला ड्रॉप वाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर 2 लेयर बनती हैं, ठीक है। यहाँ मैं बना देती हूँ, कल को कहोगे आपने तो लेयर बनाई ही नहीं। तो यहाँ मेरे को 2 लेयर मिल गई। अब 2 लेयर मिलने के बाद Cl2 वाटर डाला, फिर से वही होगा, Cl2 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा वायलेट कलर के आयोडीन में। वो आयोडीन कौन सी लेयर में जाके घुल जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर में, क्योंकि अब आयोडीन क्या हो गया, नॉन पोलर। नॉन पोलर होते इट हैज़ टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक लेयर, और उसकी वजह से ऑर्गेनिक लेयर अलग चमकेगी वायलेट कलर की, एक्वस लेयर जो कलरलेस होती है वो अलग चमकेगी। तो मेरा लेयर टेस्ट आ गया। लेयर टेस्ट में ब्राउन कलर आ गया तो ब्रोमीन था, वायलेट कलर आ गया तो आयोडीन था। तीसरा के पास ABC 3 टेस्ट हुए आयोडाइड के। तो क्लोराइड के 4 किए थे हमने, ब्रोमाइड के हमने 3 किए, और आयोडाइड के भी हमने 3 किए। क्लोराइड में क्रोमाइल क्लोराइड नाम का इंटरेस्टिंग टेस्ट था, यहाँ पर हमारे पास लेयर टेस्ट नाम का इंटरेस्टिंग टेस्ट था, ठीक है। सो आगे चल रही हूँ अब मैं। ये हो गए मेरे पास टेस्ट। अब आ जाते हैं ऑलमोस्ट आखिरी पे आ गए हम, नाइट्रेट, अगर मुझे याद हो, और तो कोई बचा ही नहीं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट, और आपको पता है सब ग्रुप 2 पे चल रहे हैं हम, सब ग्रुप 2 पे, यस। अब ब्राउन रिंग टेस्ट, भाई इसका कितना ये इंपॉर्टेंट है ये तो मैं बता भी नहीं सकती, मतलब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ब्राउन रिंग टेस्ट समझते हैं। क्या किया हमने, वाटर एक्सट्रैक्ट लेके आए नाइट्रेट का। ये बात मैं पहले ही डिस्क्लोज कर चुकी हूँ, नाइट्रेट सारे सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए यहाँ कभी आपको सोडा एक्सट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाटर एक्सट्रैक्ट लिया नाइट्रेट का, उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड, आपने 7-8 मिनट पहले बना हुआ FeSO4 भी ले लिया, आपका टेस्ट ब्राउन रिंग तो नहीं आता। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रुक जाइए सुन लीजिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लिया। इसका असली स्टेप ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नाम आया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी DPPs में भी गया, और मैंने कहा था ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे, अभी याद कर लो। इसमें ड्रॉप वाइज बिल्कुल टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके यहां से साइड से गिराना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एकदम ऐसे गिरा दिया रिंग नहीं बनता, छल्ला नहीं बनता, तो बिल्कुल ड्रॉप वाइज टेस्ट ट्यूब टिल्ट करके साइड से यूं गिराया जाता है, और बिल्कुल इन जो सरफेस होता है लिक्विड का वहां पर एक ब्राउन कलर का रिंग बनता है। इट इज सो डेलिकेट, ये कॉम्प्लेक्स इतना डेलिकेट कॉम्प्लेक्स है कि जरा सा हाईली अनस्टेबल, जरा सा मैंने टेस्ट ट्यूब हिलाया तो इसका रिंग और ये कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत डेलिकेट होता है ये। और ये ब्राउन रिंग किसकी वजह से है,
दिस। ये वो IUPAC नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल था जहां आप लोगों को ये दिक्कत होती थी कि NO को हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव, NCERT सॉल्ट एग्जाम्पल में। और तब मैंने कहा था आपको इसमें NO पॉजिटिव लिगेंड की तरह है, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। क्यों, कैसे? देन अगेन आई सेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आने वाला है, ब्राउन रिंग टेस्ट, उसमें आपको ये तब याद करा दूंगी कि NO इज नाइट्रोसोनियम, राइट, IUM लगेगा क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड है। और ये रहा इसका पूरा फॉर्मूला। ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर कम्स ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये है तो कुछ खास टेस्ट नहीं, लेकिन इसमें क्या केमिस्ट्री रही होगी उसको समझते हैं। नाइट्रेट के साथ पहले तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोचा। अब देखिए क्या है इस पूरे में, नाइट्रेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो। तो पहले तो नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना लेगा, वेरी ऑब्वियस, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के सामने किसका मुलाकात हो गई भाई, FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और आयरन तो ऑक्सीडाइज होने को तैयार बैठा है, +2 से +3 जाने को, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इक्वली स्टेबल। तो आयरन ने क्या किया, अपना +2 से +3 बना के निकल गया, और HNO3 में नाइट्रोजन +5 से किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 में। तो खुद क्या हुआ, रिड्यूस। तो खुद जब रिड्यूस हुआ NO बना। अच्छा, FeSO4 जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ NO बना, बचे हुए FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 जो थोड़ा बहुत टेस्ट ट्यूब में बचा है, NO और वाटर उसके साथ मिलके हाईली डेलिकेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज दिस, जिसकी वजह से ब्राउन कलर आया। और टेस्ट ट्यूब ज्यादा जोर से हिल गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वो रिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बहुत डेलिकेटली रिंग बना के अपने लैब में प्रोड्यूस करना होता है। दिस इज नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट। लेट मी नो, जितनी लिस्ट मैंने पहली शुरू में आपको सिलेबस के दौरान लिखवाई, अगर किसी ने लिखी, कोई एनायन बचा है कि सारे हो गए? सल्फेट बचा है। रेडॉक्स वाले तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो मैंने एग्जाम्पल के लिखवाए थे। सो आई एम मूविंग टू लास्ट। इसकी हेडिंग थी कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, राइट। आई एम मूविंग फॉर लास्ट टेस्ट ऑफ टुडे, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज टेस्ट फॉर सल्फेट। ये भी किया हुआ है आपका GOC पार्ट 1 में। नोट करिए, पढ़िए, बताइए, मुझे पढ़ाने की जरूरत है। मैं हैंड रेज का वेट कर रही हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। ऑफलाइन वालों को तो मुझे चेहरे देख के पता लग जाता है कि क्या मेरे को ये पढ़ाना है। पहले ऑब्जर्व करिए क्या है। आप चाहे सल्फेट का वाटर एक्सट्रैक्ट लीजिए, चाहे सोडा एक्सट्रैक्ट लीजिए, और जब भी सोडा एक्सट्रैक्ट बनता है हमेशा उसको एसिडिफाई किया जाता है एसिटिक एसिड का। ऑलवेज डू दिस विद सोडा एक्सट्रैक्ट व्हेनेवर। पीछे मैंने कहीं बोली नहीं ये बात। BaCl2 डालोगे, व्हाइट PPT बनेगा बेरियम सल्फेट का, इनसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl। इतना भयानक PPT अगेन ये इनमें भी डिसॉल्व नहीं हुआ, जिनके कॉम्बिनेशन से मैं कुछ भी डिसॉल्व कर लूँ। सो इसमें हुआ क्या होगा, सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सिंपल कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। इससे क्या बना होगा, BaSO4 का व्हाइट PPT, और जो भी यहाँ कैटायन रहा होगा उसका क्लोराइड बन गया होगा। सिंपल आप एक्सचेंज रिएक्शन समझ सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट, अगेन ये भी रेपिटेशन है, GOC पार्ट 1 में हमने किया हुआ है। वाटर एक्सट्रैक्ट लाए सल्फेट का, यानी इसके अंदर सल्फेट तो है ही, मैं तो ऐसा मान ही रही हूँ सल्फेट है, उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट कर रही हूँ। उसमें डाला लेड एसिटेट। लेड एसिटेट डालते ही मेरे को लेड सल्फेट का व्हाइट PPT मिलेगा। यहाँ आपका एसिडिक रेडिकल वाला पार्ट खत्म होता है। सो दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसके बाद मेरा दूसरा हिस्सा जो कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, उसकी आउटलाइन दे दूं आपको। टेस्ट फॉर कैटायंस, राइट। कैटायंस क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स। उसमें ड्राई टेस्ट हमेशा प्रीलिम कहलाते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट तो वेट टेस्ट ही होते हैं। ड्राई टेस्ट में, फ्लेम टेस्ट में मैं चाहे हेलोजन पूरी फैमिली के कलर पूछ लूँ आपसे, राइट। मैं चाहे S ब्लॉक NCERT में आपको सबके फ्लेम के कलर दे रखे, क्रिम्सन रेड किसका आता है, एप्पल ग्रीन किसका आता है, गोल्डन येलो किसका आता है, ऑल विल बी इन योर सिलेबस। तो जितने भी ड्राई टेस्ट होते हैं वो सबके लिए आपको रटने हैं, पढ़ने हैं।
फ्लेम टेस्ट, बोरैक्स, हीट सब में यूज हो रही है, फ्लेम नाम सिर्फ इसमें, हीट सब में यूज हो रही है। बोरैक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। काफी कलर्स रटने पड़ेंगे, काफी। यही वो हिस्सा है जिसके लिए इसको एंड तक रखा जाता है। तो इसके बाद आपसे अगली क्लास में इसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं मिलूंगी। अभी मेरे नोट्स यहां तक अपलोड हो रहे हैं, उस दिन मेरे नोट्स इसी के साथ इकट्ठे एक साथ अपलोड हो जाएंगे, रिपीट विद एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल।